बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करेंगे। इससे पहले हमने विंड टरबाइन देखा था, यानी विंड टरबाइन के थ्रू किस तरह हमने इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट किया था, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को हमने समझा था। उनमें कौन कौन से स्टेजेस इंक्लूड थे, कौन कौन सी मोटर्स और कौन कौन से जनरेटर्स वहाँ यूज़ होते हैं। सही है, इन सबको हमने डिटेल में देखा था। आज हम देखेंगे, इस तरह हमने थर्मल पावर प्लांट्स भी देखे थे, डीजल इंजन भी देखे, इनकी कॉस्टिंग भी की है। ठीक है, तो आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स शुरू करेंगे। अच्छा, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सिमिलर है एज कंपेयर टू दी थर्मल पावर प्लांट्स, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स ही फॉलो करते हैं। यानी अगर आपको उनकी साइकिल यानी जो हमने पढ़ी थी रैंकाइन साइकिल, अगर वो आपको स्टेजेस समझ आ गए हैं तो उनमें मोर लेस वही फॉलो होते हैं। बस में कुछ फ़र्क होता है, कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं, वो हम क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं। सही, तो सबसे पहले तो इनमें यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट हम क्यों प्रेफर करते हैं? उन एरियाज़ में जहाँ पर हमें कार्बन इमिशंस कम चाहिए हो, मतलब जहाँ हमारी नीड हो कि कार्बन इमिशंस कम से कम हो, ग्रीन हाउस इमिशंस कम से कम हो, क्योंकि ये आपके पास अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस हैं और ये बहुत कम स्पेस रिक्वायर करती हैं। अच्छा, ये मैंने अभी वर्ड बोला है, लेस स्पेस रिक्वायरमेंट होती है, ये थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि हर न्यूक्लियर रिएक्टर कम स्पेस रिक्वायर नहीं करता। कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे होते हैं, कुछ टाइप्स इनकी ऐसी होती हैं, यानी उनमें कुछ रिएक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन की देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में ये है सबसे पहले। अच्छा, दूसरा एक फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं ये। एक बात ये थी कि अगर मैं, जैसे कि आपको पता होगा, हम सबने पढ़ा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें हम यूरेनियम यूज़ करते हैं फ्यूल। सही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू कोल वो बहुत कम होती है। यानी अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम यूज़ करें तो वो बर्निंग ऑफ 4500 टन्स ऑफ कोल के बराबर होती है। सही है, तो ये इसमें एडवांटेज होता है। बाकी हम एडवांटेज रिएक्टर टू रिएक्टर देखेंगे और डिटेल में, तो उससे और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स में इनकी क्लासिफिकेशन होती है फ्यूल की बेसिस पे। काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन्स की क्या है, इस टाइप पे किस टाइप की फ्यूजन हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये है कि रिएक्टर किस टाइप का यूज़ हो रहा है, आए तो वो PWR है यानी प्रेशर वाटर रिएक्टर है, या आपके पास बॉयलर वाटर रिएक्टर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिएक्टर किस टाइप का हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या है, और कूलेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यानी हम मॉडरेटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं या हम हैवी वाटर यूज़ कर रहे हैं, ड्यूटेरियम बेस यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी याद कर लें, फ्यूल बेस पे हम देखते हैं रिएक्टर, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं रिएक्टर को इसकी ज्योमेट्री के बेसिस पे, इसकी टाइप की बेसिस पे, फ्यूल की बेसिस पे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन की बेसिस पे। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें, थर्मल रिएक्टर जो होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है वो बिलो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सही है, यानी जिस एनर्जी पे आपके न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होते हैं, यानी चेन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी इस पे फ्यूजन आपकी हो रही होती है, वो बिलो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सही है, ठीक है, ये हो गया थर्मल रिएक्टर। इंटरमीडिएट रिएक्टर जो होते हैं आपके पास, वो उनमें जो एनर्जी आपके पास रिलीज होती है, ठीक है, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो कि फ्यूजन परफॉर्म करती है, वो उसकी जो रेंज होती है वो 0.1 से, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, यानी अप टू 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जो फास्ट रिएक्टर होते हैं, सही है, इनको हम ब्रीडर रिएक्टर भी कह सकते हैं, उनमें जो फ्यूजन आपकी हो रही होती है वो आपकी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अबव में हो रही होती है। सही है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब कुछ क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन देयर नीड, कि रिएक्टर हमें किस टाइप का चाहिए कब। फॉर एग्जांपल, अब ये इनकी 5 टाइप्स आ जाती हैं। रिसर्च रिएक्टर जब कोई भी नया डिज़ाइन आता है तो उसको टेस्ट किया जाता है, उसको डायरेक्टली कमर्शियल में नहीं भेजा जाता, पहले इसकी टेस्टिंग होती है लैब्स में। तो उन टेस्टिंग के लिए यानी इनके देखे जाते हैं, इनमें फ्यूजन रिएक्शन सही हो रहा है नहीं हो रहा, अप टू मेगावाट प्रोडक्शन देखी जाती है इसमें। ठीक है, यानी टेस्टिंग पर्पस के लिए, यानी इनकी मटेरियल टेस्टिंग की जाती है, इन पे रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट की जाती है। तो
इस ऐसे टाइप के रिएक्टर को हम नेम देते हैं रिसर्च रिएक्टर, जिनको हम एज अ प्रोडक्शन वैसे यूज नहीं करते, यानी ग्रिड से कनेक्ट नहीं करते। लेट्स सपोज मिसाल दे रहा हूँ, हम उनको सिर्फ टेस्ट करते हैं। यही इंटरलिंक होती है आपके पास, ये टाइप इंटरलिंक होती है एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के साथ। एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में भी हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट उस पर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली इन्हीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, R&D परफॉर्म कर रहे होते हैं उस पर कि आपके पास बिफोर द कमर्शियल यूज उनमें जो फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स हैं, सही हैं जो यूज हुए हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हम बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते कि लीकेज हो रही हो, लीकेज ना हो, इन सब की चीज़ें होती है। और इसमें भी हम अप टू मेगावाट प्रोडक्शन टेस्ट करते हैं। अच्छा, रिसर्च रिएक्टर जो होते हैं ये एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स भी यूज होते हैं और थर्मल एनर्जी, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड थर्मल एनर्जी। लेकिन इनसे जो न्यूट्रॉन्स आ रहे होते हैं ना, उनको हम बाद में डिसिपेट कर देते हैं, सही वर्ड है, डेसिपेट कर देते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि आगे हमने यूज नहीं करना, हमें इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी नहीं होती, तो कि रिसर्च रिएक्टर हैं, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर हैं, सही है। प्रोडक्शन रिएक्टर वहाँ यूज होते हैं जहाँ हमें बेसिकली प्रॉपरली एक फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल में कन्वर्ट करना होता है। फिसाइल मटेरियल वही होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो हमें फिसाइल मटेरियल चाहिए होता है, सही है। अगर फर्टाइल मटेरियल है तो हमें इसको लाजमी कन्वर्ट करना होगा फिसाइल में। ये आगे सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, फर्टाइल फिसाइल सब इंशाल्लाह क्लियर। लेकिन अभी याद करने के लिए ये ध्यान में रखें कि हम इसमें फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल में कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रॉपरली हम इसमें क्या कहते हैं, जो फिसाइल मटेरियल होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, सही है। कॉम्पैक्ट पावर रिएक्टर में क्या होता है, कॉम्पैक्ट पावर रिएक्टर में आपके पास बेसिकली इसमें हम इनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं, जिनमें वो यूरेनियम जिनमें फिसाइल मटेरियल की क्वांटिटी 2 to 5% हो, ज़्यादा हो, क्योंकि नेचुरल ऑकरिंग जो यूरेनियम होते हैं उनमें 0.72% आपके पास फिसाइल मटेरियल होते हैं, फिसाइल एटम्स होते हैं, और 99.28% आपके फर्टाइल होते हैं। तो नेचुरल यूरेनियम जो होते हैं, यानी उनमें जो 99.28% फर्टाइल मटेरियल होते हैं, उनको डायरेक्टली हम यूज न्यूक्लियर फ्यूजन में नहीं, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम नहीं भेज सकते, नहीं यूज कर सकते, तो उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनमें प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्पैक्ट पावर रिएक्टर में साइज बहुत कम होता है, ये आपके मेजरली वहीं यूज होते हैं जहां आपके शिप्स सबमरीन्स वगैरह हो गई, तो वहां पर हम क्या रखते हैं कि यूरेनियम इनरिच, यानी उसमें हम यूरेनियम की इनरिचमेंट करते हैं, यानी उसमें हम फिसाइल मटेरियल क्वांटिटी को 2 to 5% बढ़ा देते हैं। तो इससे ओवरऑल जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जो फ्यूल लॉड्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, कंट्रोल लॉड्स कम हो जाती हैं, ठीक है। अब सब समझेंगे आगे, अभी चीज़ें आप अभी इसको ऑब्जर्व करें। कमर्शियल पावर रिएक्टर में क्या होता है, इसको बेसिकली हम बल्क अमाउंट ऑफ जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इस पर हम मेगावाट से 100 मेगावाट तक जनरेशन करते हैं और ग्रिड पे भेजते हैं, सही। ये हमारा फाइनल स्टेज होता है, यानी अब सबको बारी बारी समझते हैं। अच्छा, रिसर्च रिएक्टर मैंने आपको बताया टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, फ्यू माइक्रोवाट से मेगावाट तक जनरेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। दीज रिएक्टर्स आर जनरली यूज एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे मैंने बताया था, एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और थर्मल एनर्जी, जिनको बाद में जो कि यूज करना नहीं होता आगे, तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेसिपेट कर देते हैं एनवायरनमेंट में इनको, ठीक है। वही लिखा हुआ न्यू रिएक्टर डिजाइन, अगर आपको टेस्ट करना हो तो हम रिसर्च के लिए इसको नेम दे देते हैं, ऐसे रिएक्टर को रिसर्च रिएक्टर, ठीक है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन अगर हम देखें इसकी, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर हम इसमें देखें क्लासिफिकेशन में, तो इसमें भी हम 10 मेगावाट तक जनरेशन टेस्ट करते हैं, यानी प्रोटोटाइप बेसिकली हम कह सकते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल देख रहे होते हैं कि सही से ऑपरेट, यानी ऑपरेशनल टेस्टिंग की जाती है इस पर कि वो आइदर सही ऑपरेट हो रहे हैं, इनमें जो फीचर है वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, सेफ्टी इश्यूज तो नहीं आ रहे, सही, ये होता है इसमें। अच्छा, प्रोडक्शन रिएक्टर अगर हम देखें, प्रोडक्शन रिएक्टर में हम प्रॉपरली क्या करते हैं, लिखा हुआ है फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें प्लूटोनियम हो गया आपके पास, ट्रिटियम हो गया आपके पास, इसमें हम क्या करते हैं, इनको यानी इन फिसाइल मटेरियल को हम बनाते हैं, यूरेनियम से कन्वर्ट करते हैं, यानी फर्टाइल आपका मटेरियल होता है ना, फर्टाइल मटेरियल कौन कौन सा है, यूरेनियम 230 फर्टाइल मटेरियल, इसको हम फिसाइल में कन्वर्ट करते हैं, तो पूरी कन्वर्जन हो रही होती है इसमें, ठीक है। ये आपके बेसिकली जो वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उनको बनाने के लिए हम ये रिएक्टर्स यूज करते हैं, प्रोडक्शन रिएक्टर्स, ठीक है। यानी वेपन्स वगैरह में ये रिएक्टर, उनकी कंस्ट्रक्शन में ये रिएक्टर यूज होते हैं, सही है। लिखा हुआ है फॉर द नेशन वेपन्स प्रोग्राम, सही है।
कॉम्पैक्ट पावर रिएक्टर में यूरेनियम हम यानी यूरेनियम की इनरिचमेंट करते हैं, यानी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक तो यूरेनियम होता है, दो टाइप के यूरेनियम होते हैं, ये ध्यान में रख लिया। एक तो होता है नेचुरल यूरेनियम में दो आपके पास एटम्स होते हैं, एक तो यूरेनियम 235 और दूसरा होता है 238। 235 जो होता है ये आपका फिसाइल मटेरियल होता है, इसमें 0.72% जो नेचुरल यूरेनियम में होती है वो यूरेनियम 235 की होती है, ये फिसाइल होता है। ये आपका यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, फिजन की बात करूँ, फिजन की बात हो रही। लेकिन जो 99.28% होता है वो आपका फर्टाइल होता है। अब उस फर्टाइल को कन्वर्ट किया जाता है, इसकी पूरी इक्वेशंस होती हैं, सही, किसमें, फिसाइल में। लेकिन अब कॉम्पैक्ट पावर रिएक्टर, तो कॉम्पैक्ट पावर रिएक्टर में हम क्या करते हैं कि इनरिचमेंट करते हैं। इनरिचमेंट क्या करते हैं, गैस डिफ्यूजन यूज करते हैं। गैस डिफ्यूजन के थ्रू हम क्या करते हैं, कंसेंट्रेशन यूरेनियम की बढ़ा देते हैं, यानी जो आपका 38 होता है उसमें 235 की कंसेंट्रेशन को, परसेंटेज को इंक्रीज कर देते हैं 2 to 5%। 2 to 5% में वर्ड यूज कर रहा हूँ, सही है। और एक और है गैस सेंट्रीफ्यूगेशन भी की जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है इसमें, यानी रोटेटरी सिलेंडर यूज किए जाते हैं कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। एक लेजर आइसोट्रॉप सेपरेशन एक मेथड होता है, वो आपने देखा, उसमें लेजर के थ्रू यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो परसेंटेज इस तरह भी बढ़ाई जाती है। 3 मेथड्स हो गए, सही है, तो उसको आप और देख लिए गूगल पे। तो इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है कि यूरेनियम की जो कंसेंट्रेशन होती है ना, फिसाइल की जो कंसेंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, सही है। तो इससे ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल रॉड्स की, फ्यूल की, वो कम हो जाती है, साइज कम हो जाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ भी है, टू कीप द साइज एंड वेट टू द मिनिमम, एंड कीप द साइज एंड वेट टू द मिनिमम। तीस टाइप ऑफ रिएक्टर आपके, मैंने जैसे बताया था, शिप्स, सबमरीन्स वगैरह में, सबमरीन्स जो आपकी होती हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल पावर रिएक्टर, कमर्शियली जब आपको लार्ज स्केल पे जनरेशन करनी हो और ग्रिड पे भेजनी हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं कमर्शियल पावर रिएक्टर, ठीक है। उसमें हम प्रॉपरली थर्मल रिएक्टर, यानी थर्मल एनर्जी इज यूज टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को फिर बॉयलर में बेच के वाटर को बॉयल किया जाता है, स्टीम बनाई जाती है, टरबाइन को हीट करवाया जाता है, उस रोटेटरी एनर्जी को, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है, सही है। अच्छा, क्लासिफिकेशन रिस्पेक्ट टू फ्यूल अगर हम देखें तो नेचुरल फ्यूल हो गया, नेचुरल यूरेनियम हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था। नेचुरल यूरेनियम क्या होते हैं, अब आप लोगों को सब इंटरलिंक होना, आप लोगों को सब चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, सब चीजें इंटरलिंक हुई हैं, जो बातें मैंने बोली वो सब स्लाइड में आ जाएंगी इंशाल्लाह। नेचुरल यूरेनियम मैंने बताया, नेचुरल यूरेनियम वो यूरेनियम होते हैं जिसमें 0.72% किसकी होती है, फिसाइल की, यूरेनियम 235, और 238 जो होता है आपके पास, उसमें 99.28% आपकी फर्टाइल क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये होता है नेचुरल यूरेनियम। एक होता है इनरिच्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है। तो इनरिच्ड यूरेनियम में वही यूरेनियम की कंसेंट्रेशन गैस डिफ्यूजन, गैस सेंट्रीफ्यूगेशन और लेजर आइसोटोप सेपरेशन के थ्रू परसेंटेज यूरेनियम 235 की बढ़ा दी जाती है, ठीक है। एक होता है प्लूटोनियम, उसमें हम क्या करते हैं, फर्टाइल मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिसाइल में, तो प्लूटोनियम बनता है, फिर वो और डिके होने के बाद वो थैलियम बनता है, फिर थैलियम डिके होता है। मतलब ये होता है कि न्यूट्रॉन से स्टैक करवाया जाता है इन फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल में कन्वर्ट करने के लिए, सही है। इसकी इक्वेशन आप आगे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्लासिफिकेशन रिस्पेक्ट टू फ्यूल, सॉलिड फ्यूल भी होते हैं। सॉलिड फ्यूल आपके फ्यूल रॉड्स जो कि पैलेट्स के फॉर्म में होते हैं, फिर वो कंबाइन होकर फ्यूल बंडल्स, फ्यूल असेंबलीज बना देते हैं, और कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड और गैस फॉर्म में होंगे फ्यूल, सही है। लेकिन फ्यूल आपका यूरेनियम बेस ही होगा, मोस्टली आपका यूरेनियम ही यूज हो रहा होता है, सही है। अच्छा, होमोजेनियस रिएक्टर, हेट्रोजेनियस रिएक्टर क्या होता है। होमोजेनियस रिएक्टर आपके वो रिएक्टर होते हैं जिनमें फ्यूल इन अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड और गैस यूज होता है, सही है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास रिएक्टर में फ्यूल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड या गैस, ठीक है। बाकी आपका प्रोसेस वही होता है कि वो रिएक्टर से फिर आपके पास हीट एक्सचेंजर में जाता है, हीट एक्सचेंजर से फिर आपके पास आगे हीट आपकी ट्रांसफर होती है, सही है। फिर वो बॉयलर में जाता है, बॉयलर से स्टीम में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि यहाँ पर कूलेंट प्रोसेस आपका उस रिएक्टर के अंदर ही हो रहा होता है, यानी रिएक्टर के अंदर फ्यूल आया, न्यूक्लियर फिजन आपकी स्टार्ट हुई, ठीक है। आपके पास क्या मॉडरेटर मौजूद है वहां पर, तो मॉडरेटर और फ्यूल आपका क्या होता है, मिक्स हुआ होता है,
क्योंकि फ्यूल आपका किस फॉर्म में होता है होमोजेनियस रिएक्टर में, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड या गैस फॉर्म में होगा। तो दोनों आपस में मॉडरेटर और फ्यूल आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। फिर वो थर्मल रिएक्टर से होते हुए क्या जाते हैं, हीट एक्सचेंजर में जाते हैं, और फिर हीट एक्सचेंजर से फिर आगे आपकी हीट ट्रांसफर होती है। हेट्रोजीनियस से यहीं से पता चल रहा है, इसका आप वाइस वर्सा करते हैं। हेट्रोजीनियस रिएक्टर में जो आपके पास फ्यूल होता है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी फ्यूल रॉड्स, और यही मोस्ट यूज होने वाला रिएक्टर होता है। फ्यूल रॉड्स यूज की जाती हैं इसमें बाकायदा आपका कूलेंट रिएक्टर से होता है, वह हीट एक्सचेंजर में जाता है। यानी ये समझ लें मॉडरेटर जो आपका होता है ना इसमें, वो सेपरेट होता है, ठीक है। क्योंकि फ्यूल रॉड्स आपकी डिस्क्रिटाइज होती हैं और आपके पास मॉडरेटर उसमें लंप हुआ होता है, तो मॉडरेटर और आपके पास जो फ्यूल रॉड्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं, समझ में। जबकि होमोजीनियस में क्या होता है कि फ्यूल और मॉडरेटर आपका मिक्स हुआ होता है। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इन दीस रिएक्टर, अब आपको ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छी समझ आएंगी अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं। इन दीस रिएक्टर फ्यूल आर यूज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड फॉर्म इंक्लूडिंग गैसियस और लिक्विड, यानी गैसियस भी हो सकती हैं और लिखना चाहते हैं और लिक्विड भी हो सकती हैं। अब फ्लूइड का क्या किया जाए, सर्कुलेट किया जाता है, सर्कुलेट होता है रिएक्टर के अंदर, और रिएक्टर के अंदर वो सर्कुलेट होता हुआ आपके पास कहाँ जाता है, फिर हीट एक्सचेंजर में जाता है। फ्रॉम रिएक्टर टू एन हीट एक्सचेंजर, पंप के थ्रू। ऑब्वियस बात है, रिएक्टर से अगर वो हीट एक्सचेंजर बना रहा है तो पंप बीच में आता है, पंप के थ्रू जाता है, और वापस जब कंडेंसर होता है वो पंप बैक किया जाता है दोबारा से रिएक्टर में। सही है, तो ये है फ्यूल एंड मॉडरेटर आर मिक्स। जैसे मैंने बताया था, फ्यूल और मॉडरेटर आपके क्या होंगे, मिक्स होंगे। हेट्रोजीनियस में क्या, हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं है। हेट्रोजीनियस में क्या है, इन द हेट्रोजीनियस रिएक्टर द फ्यूल इज इन द सॉलिड फॉर्म। फ्यूल जो होगा वो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी फ्यूल रॉड्स बनी होंगी आपकी, मेटेलिक रॉड्स होती हैं जिनमें यूरेनियम डाइऑक्साइड होता है, पैलेट्स होते हैं यूरेनियम डाइऑक्साइड के। पैलेट्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल पीसेस होते हैं यूरेनियम डाइऑक्साइड के, जो कि कंबाइन होकर फ्यूल बंडल्स बनाती हैं, इनको फ्यूल असेंबलीज भी बोलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर जिससे फ्यूल रॉड्स आपकी लगी हुई होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टर में फ्यूल वही आपके पास क्या होता है, बर्न होता है आपके पास फ्यूल से, मतलब उस बर्निंग के थ्रू आपके पास हीट रिलीज होती है, ठीक है। वो फिर आपके पास जाती है, वो आपकी ट्रांसफर होती है हीट एक्सचेंजर में, और फिर हीट एक्सचेंजर में मजीद आपकी हीट आपकी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। यानी हीट एक्सचेंज होती है हीट एक्सचेंजर में, फिर वो ट्रांसफर होती है फर्दर किसी और जगह पे। वो कहाँ होती है वो हम डिटेल में देखेंगे। लिखा हुआ है, द फ्यूल इज इन अ सॉलिड फॉर्म एंड फ्यूजन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड फ्यूल टू द कूलेंट, ठीक है। कूलेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी क्या कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सॉलिड फ्यूल से, यानी जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको भेजा और वो हीट आना शुरू हुआ, अब हीट ट्रांसफर जब हुई कूलेंट फ्यूल असेंबली से कूलेंट में, कूलेंट आपका एज अ मॉडरेटर एक्ट करता है, और ये कूलेंट आपका बेसिकली वाटर होता है, वाटर भी होता है और ड्यूटी भी हो सकता है, ड्यूटेरियम वाटर यानी हैवी वाटर भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हम जनरलाइज किए हुए कूलेंट की बात कर रहे हैं। और फिर कूलेंट से मजीद फिर क्या होता है, सर्कुलेट टू अ कूलेंट सर्कुलेटिंग थ्रू द रिएक्टर कोर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कूलेंट और रिएक्टर कोर, ये समझ लें जो मॉडरेटर जो आपका है वो और फ्यूल रॉड्स ये आपकी सेपरेट होती हैं बेसिकली, यानी आपस में मिक्स नहीं होती, लंप हुई हुई होती हैं, यानी फ्यूल रॉड उसके अंदर इमर्स्ड हुई हुई होती हैं, ठीक है। यानी मॉडरेटर उसी के अंदर मौजूद होता है लेकिन मिक्स नहीं हुआ होता, क्योंकि फ्यूल आपका किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ये बात समझ आ रही मेरी। तो दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों में फर्क क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी से क्लियर हो जाएगा तो आगे की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। होमोजेनियस रिएक्टर में क्या होगा, फ्यूल आपका किस फॉर्म में होगा, लिक्विड या गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब वो इसमें क्या होगा, हीट आपकी ट्रांसफर होगी, यानी जो आपकी फ्लूइड है जो उसकी जो आपकी फ्लूइड फॉर्म में होगा तो हीट आपकी सर्कुलेट होगी फ्रॉम रिएक्टर टू दी हीट एक्सचेंजर एंड देन पंप बैक टू द रिएक्टर, ठीक है। इसमें फ्यूल और मॉडरेटर आपका मिक्स होगा, इसमें फ्यूल आपका सेपरेट होगा, मॉडरेटर उसमें लंप हुआ होगा या इमर्स हुआ होगा। जैसे कंट्रोल लॉट्स हम इमर्स करते हैं ना, कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन की स्पीड, हम मॉडरेटर यूज करते हैं, सही है। मॉडरेटर क्यों यूज करते हैं, ताकि स्पीड को कंट्रोल किया जा सके, न्यूट्रॉन्स की एब्जॉर्ब करवाया जा सके। इसके लिए हम वाटर भी यूज करते हैं, ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर भी यूज करते हैं, सही है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन रिस्पेक्ट टू द मटेरियल। मटेरियल की हम बात करें तो हैवी वाटर मॉडरेटर मटेरियल की बात करें, मॉडरेटर क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकते हैं, ग्राफाइट भी हो सकते हैं, हैवी वाटर मोस्टली यूज होता है आजकल, ठीक है।
तो ऑर्डिनरी वाटर आपके होते हैं, ये आपके पास जो रिएक्टर आपके जो होते हैं, बॉयलर वाटर रिएक्टर जो होते हैं, प्रेशर वाटर रिएक्टर जो होते हैं, उनमें आपके पास ऑर्डिनरी वाटर ही यूज हो रहा होता है। ठीक है, बेरिलियम वाटर ये बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए जो हम मॉडरेटर यूज करते हैं उनको बेरिलियम ही, मतलब बेरिलियम टाइप ही यूज करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक। अच्छा, अब वन रीजन और टू रीजन क्लासिफिकेशन फिसाइल। अच्छा, वन रीजन वो है जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ, एक न्यूट्रॉन जब स्ट्राइक हुआ न्यूक्लियस ऑफ द फिसाइल एटम से, न्यूक्लियस ऑफ द फिसाइल एटम से जब वो स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, 2 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा। सही, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सबको हम देखेंगे। अब वो वन रीजन के केस में अगर वन रीजन की बात करें तो वो फर्टाइल भी हो सकता है, फिसाइल भी हो सकता है, यानी रिजल्टेंट जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो हो सकते हैं फर्टाइल हो सकते हैं फिसाइल हो, मिक्स हुए होंगे। लेकिन टू रीजन में होगा, टू रीजन में फर्टाइल और फिसाइल अलग अलग होकर निकलेंगे। सही, डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट के जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसमें जो जैसे कि अभी पहले, अच्छा डायरेक्ट कौन मुझे वीडियो पॉज करके बताएगा कि अभी जो होमोजेनस हमने पढ़ा और हेट्रोजेनस पढ़ा, वो होमोजेनस की बात कर लेते हैं। होमोजेनस किस कैटेगरी में आएगा, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में आएगा या इनडायरेक्ट? वो आपका होमोजेनस डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में आएगा, क्योंकि उसमें फ्यूल जो है वो आपका मॉडरेटर के साथ मिक्स हुआ हुआ है। तो लिक्विड फ्यूल सर्कुलेटेड फ्रॉम रिएक्टर टू दी, मतलब जो आपका लिक्विड है, लिक्विड से पता चल रहा है कि हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, वो फ्लूइड फॉर्म की बात कर रहे हैं। किस फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में। लिक्विड फ्यूल इज सर्कुलेटेड फ्रॉम, सर्कुलेट हुआ रिएक्टर कोर में, वहां से हीट रिलीज हुई और कहाँ गई, हीट एक्सचेंजर में। सही है, विद द स्टीम जनरेटर। हीट एक्सचेंजर में क्या, हीट एक्सचेंजर में पहले से आपके पास कोल्ड वाटर होता है, क्या होता है कि वो फिर हीट जैसी ट्रांसफर होती है उस हीट एक्सचेंजर से, तो आपका वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है और वहां से स्टीम जनरेट होती है। यानी फ्यूल जो आपका है वो सर्कुलेट होता है फ्रॉम रिएक्टर कोर टू दी हीट एक्सचेंजर। कूलेंट इनडायरेक्ट में होगा, कूलेंट इज पास थ्रू दी रिएक्टर एंड देन थ्रू दी हीट एक्सचेंजर। यानी कूलेंट जो होगा, क्योंकि मॉडरेटर आपका सेपरेट है, लंप हुआ हुआ है और फ्यूल रॉड्स यूज हो रही हैं, तो वो पहले रिएक्टर कोर से जाएगा एंड देन पास थ्रू दी हीट एक्सचेंजर, क्योंकि इस केस में फ्यूल आपका लिक्विड नहीं है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। यानी जो हेट्रोजीनियस में जो हमारी टाइप यूज हुई कूलिंग सिस्टम की, वो आपकी कूलेंट जो है ना वाटर, ये कूलेंट आपका वाटर समझ लें, कूलेंट अभी इस केस में वाटर कह लें आप। कूलेंट जो होगा वो रिएक्टर कोर से अलग जा रहा होगा और हीट एक्सचेंजर से अलग जा रहा होगा, मिक्स नहीं होगा, मॉडरेटर आपका मिक्स नहीं होगा। सही है, इसमें आपका जो लिक्विड फ्यूल है उसी के अंदर मॉडरेटर मिक्स हो चुका होगा, तो वही सर्कुलेट हो रहा होगा, कूलेंट के साथ सर्कुलेट हो रहा होगा, यानी उसके अंदर वाटर पहले से मिक्स होगा, तो कूलेंट के साथ वो सर्कुलेट होगा रिएक्टर कोर में एंड देन थ्रू दी हीट एक्सचेंजर। लेकिन जो हम मोस्ट कॉमन टाइप यूज कर रहे होते हैं, जो हम पढ़ेंगे भी आगे, वो हम इनडायरेक्ट वाले ही टाइप यूज कर रहे होते हैं, जिनमें कूलेंट आपका सेपरेट होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कूलेंट की। कूलेंट आपका गैस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, हैवी वाटर भी हो सकता है, लिक्विड मेटल भी हो सकता है। हम यहाँ पर 2 ही टाइप देखेंगे, वाटर और हैवी वाटर। अच्छा, द मटेरियल विच कैन, अब फिसाइल मटेरियल क्या होता है, मटेरियल विच कैन, वो मटेरियल जो कि एक्चुअल में फ्यूजन परफॉर्म करवाते हैं उनको हम बोलते हैं फिसाइल मटेरियल, जो कि आपके यूरेनियम 235 होते हैं और यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 बनता है डिके ऑफ थैलियम से, और प्लूटोनियम बनता है आपके पास जब आप न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं यूरेनियम 235 के साथ, तो आपके पास जो मटेरियल बनता है वो प्लूटोनियम बनता है। यानी 235 बोल दिया मैंने गलती से, 238 के साथ जब न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं तो हमें प्लूटोनियम बनता है। सही है, और जब हम जो थैलियम होता है उसको स्ट्राइक करवाते हैं जब हम न्यूट्रॉन के साथ, तो हमें यूरेनियम 233 मिलता है। ये और क्लियर हो जाएगा, अगर किसी को क्लियर नहीं, इक्वेशन हम देख लेंगे, उसको मसला नहीं है। अच्छा, यूरेनियम 235 ओनली अकर इन नेचर, ये हमें नेचर से मिलता है, जैसे मैंने बताया 0.72% से मिलता है। वाइल प्लूटोनियम 239 इज ऑब्टेन्ड बाय, देखें लिखा हुआ भी है, बाय कन्वर्टिंग प्लूटोनियम, कन्वर्टिंग यानी जब हम यूरेनियम 238 को जो फर्टाइल मटेरियल है उसको जब स्ट्राइक करते हैं न्यूट्रॉन के साथ,
तो हमें क्या मिलता है, प्लूटोनियम मिलता है। और यूरेनियम 233 कब मिलता है, लिखा हुआ भी यहाँ पर, जब हम थेलियम को स्टैक करवाते हैं न्यूट्रॉन के साथ। तो कन्वर्टिंग ही लिखा हुआ, एक ही बात है, कन्वर्ट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन रिस्पेक्ट टू द फ्यूल की बात अगर हम करें तो यूरेनियम 238 एंड थेलियम जो आपका 232 है, ये फर्टाइल मटेरियल, ये दोनों फर्टाइल मटेरियल, ये और 238 सही है, ये फर्टाइल मटेरियल हो गए, ये फिजनेबल नहीं होते, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिशाइल मटेरियल, यानी इनके थ्रू आप डायरेक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं परफॉर्म करा सकते, आपको इन फर्टाइल मटेरियल को फिशाइल में कन्वर्ट करना होगा। ईच फ्यूजन प्रोसेस, हर फ्यूजन प्रोसेस से, या जो हम फ्यूजन प्रोसेस करवाते हैं यूरेनियम 235 से, जो फिशाइल मटेरियल है उससे हर फ्यूजन से एवरेज ऑफ 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि एक ही न्यूट्रॉन काफी होता है उस चेन को सस्टेन करने के लिए, यानी अब चेन रिएक्शन परफॉर्म करवाना है हमने फ्यूजन, सही है, फ्यूजन की चेन रिएक्शन हमें करनी है कि एक न्यूट्रॉन जब उस फिशाइल एटम से स्टैक करेगा, 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर आगे मजीद वो चेन रिएक्शन कंटिन्यू होगी। तो ये सिर्फ एक न्यूट्रॉन के थ्रू भी हो सकते हैं, यानी एवरेज जो 2.5 बन रहे हैं उसमें हमारे लिए एक भी काफी है। तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं एक्सेस ऑफ फ्यूजन न्यूट्रॉन्स को हम यूज कर रहे होते हैं उन फर्टाइल मटेरियल को, इन फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल में कन्वर्ट करने के लिए। लिखा हुआ है द एक्सेस ऑफ फ्यूजन न्यूट्रॉन्स कैन बी यूज्ड टू एक्टिवेट द आइसोटोप्स ऑफ द एक्टिवेट द आइसोटोप ऑफ द फर्टाइल मटेरियल टू प्रोड्यूस न्यू फ्यूल एटम्स। फ्यूल एटम्स कौन से, फ्यूल एटम्स आपके फिसाइल एटम ही होंगे, ठीक है। तो हम क्या बने, जैसे बार बार न्यूट्रॉन स्ट्राइक का मैं वर्ड यूज कर रहा था, तो न्यूट्रॉन स्ट्राइक का वर्ड यहाँ पर अब फिट बैठेगा कि हम क्या करते हैं, उन एवरेज ऑफ 2.5 में से एक तो हम आगे चेन रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए रख लेते हैं, और बाकी जो होते हैं वो हम उससे मजीद फ्यूल एटम्स जनरेट करवाते हैं, सही है। अब इसके थ्रू भी एक रेशियो बनता है आपके पास, एक्स वो रेशियो है जिनमें आपके पास नंबर ऑफ फर्टाइल एटम्स कंज्यूम हुए। कंज्यूम का मतलब क्या हुआ, मतलब कंज्यूम तो हो नहीं सकते, ये तो नॉन फिजिबल है। अभी हम पढ़ा कि इनके थ्रू आप फिजन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब फर्टाइल मटेरियल कैसे कंज्यूम होंगे, न्यू फ्यूल एटम की कन्वर्जन में, यानी कि मतलब एक्स का मतलब ये है कि कितने फर्टाइल मटेरियल आपके फिसाइल में कन्वर्ट हो गए, ये बता रहा होगा एक्स। वाई बता रहा होगा कितने फ्यूल एटम्स आपके ओरिजिनल जो फ्यूल एटम्स हैं वो कंज्यूम हुए। आर इज इक्वल टू एक्स बाय वाई का मतलब ये है कि एक्स वो है जो इतने फर्टाइल मटेरियल फिसाइल में कन्वर्ट हुए, वाई क्या है कि कितने फिसाइल मटेरियल आपके कंज्यूम हो गए, ओरिजिनल फ्यूल एटम फिसाइल ही हो सकता है। तो अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है कि फ्यूल की कंजम्पशन कम हुई है और फर्टाइल से फिसाइल में कन्वर्जन ज्यादा हुई है। इसी को हम बोलते हैं ब्रीडर रेशियो या ब्रीडर रिएक्टर। लेकिन अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तो हम इसे बोलते हैं कन्वर्टर रिएक्टर। यानी कन्वर्टर रिएक्टर का मतलब यह है कि आपके पास न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, यानी आपके पास जो फ्यूल एटम्स हैं वो कंज्यूम ज्यादा हो रहे हैं, कन्वर्ट कम हो रहे हैं। वो जो फर्टाइल एटम आ रहे हैं वो कन्वर्जन रेशियो उसका कम है एज कम्पेयर टू दी कंजम्पशन रेशियो ऑफ द फ्यूल एटम्स, ओरिजिनल फ्यूल एटम्स। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये मतलब है, सही है। क्लासिफिकेशन रिस्पेक्ट टू फ्यूल साइकिल अगर हम देखें तो बर्नर जो होता है, बर्नर सिर्फ क्या करता है, रिएक्टर की तरह काम करता है, यानी फ्यूल एटम्स को बर्न करता है, सही है। यानी जो फ्यूल आपके पास आता है उससे उसके थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होती है बस वो काम करता है, कोई भी कन्वर्जन का काम नहीं करता, सही है। ये सिर्फ क्या करता है, फ्यूल को कंज्यूम करता है। डिजाइन फॉर प्रोड्यूसिंग ओनली हीट, सिर्फ क्या करेगा, जो फ्यूल आएगा उसको क्या करेगा, बर्न करना शुरू कर देगा, जो काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिसके थ्रू हीट आपकी रिलीज होती है, और वो हीट फिर आपकी सर्कुलेट होती है फ्रॉम रिएक्टर टू दी हीट एक्सचेंजर, और फिर हीट एक्सचेंजर के थ्रू वो आपकी हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड। ये पॉइंट आपको अभी मेरा नोट करके रखना है, जो वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड में बोला है ना, ये बहुत काम आएगा जब मैं रिएक्टर के टाइप पढ़ाऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह। कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्टर वही काम करेगा जैसे मैंने बताया कि जो आपके पास फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन रेशियो लेस देन 1 होगा, क्योंकि कन्वर्जन रेशियो में हमने देखा था y जो होगा
वो ज्यादा होगा, यानी फ्यूल आपका बर्न ज्यादा हो रहा होगा, कन्वर्जन कम होगी। ब्रीडर जब बोलेंगे, देखें, कन्वर्टेड मटेरियल इज नॉट एज सेम एज वन इनिशियली फेड इनटू द रिएक्टर, यानी कन्वर्ट उतने नहीं हो रहे जितने हमने इनिशियली रिएक्टर में डाले थे, उतने कन्वर्ट नहीं हो रहे, यानी कंज्यूम ज्यादा हो रहे हैं, यानी ये रेशियो लेस देन 1 है। ब्रीडर का मतलब ये है कि जो कन्वर्टेड फिसाइल मटेरियल है इज द सेम एज, यानी इसमें क्या लिखा हुआ था, कन्वर्टेड मटेरियल, कन्वर्टेड फर्टाइल मटेरियल, जो फर्टाइल मटेरियल जो हमने कन्वर्ट किया वो सेम उसी रेशो से हैं जितने हमने शुरू में रिएक्टर में फेड किए थे। ठीक है, यानी रेशो ग्रेटर देन 1, ये समझ लें। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिस्पेक्ट टू कूलिंग, कूलिंग की बात करें तो ये आपकी देखा जाए तो सिर्फ हेट्रोजेनियस रिएक्टर के लिए पॉसिबल है। कौन बताएगा, कौन वीडियो पॉज करके बताएगा, क्योंकि उसमें ही कूलेंट आपका पास हो रहा होता है। यहाँ हमने देखा भी था, यहाँ अगर आप लोगों को याद हो हमने यहाँ भी देखा था, कूलेंट इज पास थ्रू द रिएक्टर एंड थ्रू द हीट एक्सचेंजर, क्योंकि जो लिक्विड वाली जो केस होती है उसमें आपके पास कूलेंट उसी के अंदर मॉडरेटर जो होता है उस फ्यूल के अंदर मिक्स हुआ होता है, उसमें आप कूलेंट उसी के अंदर बिल्ट इन होता है, अलग से नहीं होता। तो यहाँ पे जो कूलेंट की हम टाइप यूज करेंगे वो सिर्फ एप्लीकेबल हेट्रोजेनियस रिएक्टर के केस में ही होगी। यहाँ हम चूंकि कूलेंट आपका यूज हो रहा होगा और जो कि आपका लंप हुआ होगा फ्यूल रॉड के साथ, तो ये टाइप जो होंगी ये सिर्फ आपकी हेट्रोजेनियस में ही सेटिस्फाई यानी एप्लीकेबल होंगी। सही है, लिखा हुआ भी एप्लीकेबल टू ओनली हेट्रोजेनियस रिएक्टर। उनमें सबसे पहले तो आपके पास आ जाती है लाइट वाटर कूल, लाइट वाटर, अच्छा, उसके बाद हैवी वाटर कूल, ऑर्गेनिक कूल, गैस कूल, लिक्विड मेटल कूल। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं लाइट वाटर रिएक्टर। लाइट वाटर रिएक्टर में ये समझ लें, लाइट वाटर कूल अगर मैं यूज कर रहा हूँ, कूलेंट यूज कर, मैंने आपको शायद बताया अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों मेरे लेक्चर बहुत से सुन रहे हैं, मैंने बताया था कि कूलेंट में हम 2 ही कूलेंट यूज करते हैं, या तो वाटर होगा या वो हैवी वाटर होगा। अभी हम बात कर लेते हैं लाइट वाटर रिएक्टर की। लाइट वाटर रिएक्टर में जो हम कूलेंट यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं एज अ कूलेंट। तो सही है, ये क्यों इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पर ये होता है व्हाट इज ओनली सर्व एज अ मॉडरेटर, ऑल्सो कॉमनली सर्व, ऑल्सो लिखा हुआ है, ओनली नहीं ऑल्सो। मैंने बताया था, मैंने शायद बताया नहीं है कि कूलेंट हो या मॉडरेटर हो, दोनों वर्ड ये इंटरचेंजेबल है। मॉडरेटर जो होता है, मॉडरेटर बेसिकली कंट्रोल किया, स्पीड कंट्रोल, न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो हम यूज कर रहे होते हैं मॉडरेटर इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल रॉड्स, ताकि हम मजीद न्यूट्रॉन्स को आगे एक्सपेंड ना करवाएं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के लिए कोई भी बैरियर नहीं होता, न्यूट्रॉन को कोई चीज नहीं रोक सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करवाते हैं थ्रू दी कंट्रोल रॉड्स। और ये कंट्रोल रॉड्स आपकी, चूंकि हम अभी हेट्रोजेनियस रिएक्टर की बात कर रहे हैं, ये कंट्रोल रॉड्स होती हैं बाकायदा आपकी, जो कि लंप हुई हुई होती हैं फ्यूल रॉड के साथ। तभी मैंने होमोजेनियस का बताया, होमोजेनियस में चूंकि फ्यूल आपका डायरेक्टली सर्कुलेट हो रहा होता है रिएक्टर से हीट एक्सचेंजर में, वहां पर आपका कूलेंट ये अप्लाई नहीं हो सकता, ये सिर्फ हेट्रोजेनियस के केस में ही अप्लाई होगा। सही है, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन स्पीड, अरे भाई कहते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, ताकि डिमांड के हिसाब से हम क्या कर सकें, न्यूट्रॉन की स्पीड एडजस्ट कर सकें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हॉट वाटर इज क्वाइट कोरोसिव एंड इट मस्ट बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो वाटर जब वो हीट हो जाता है, तो मसला ये है कि जब वाटर को, जो ऑर्डिनरी वाटर है उसको अगर हम एज अ कूलेंट यूज करेंगे, तो वाटर की तो प्रॉपर्टी है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसमें तो लेटेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसकी तो स्टेट चेंज हो जाती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है, उसकी एंट्रोपी चेंज हो जाती है, ऐसा ही है। तो उसकी स्टेट जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाती है, तो रिएक्टर में जो हीट जो रिलीज हो रही होंगी वो तो अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो रही होती है। तो इनमें हम क्या करते हैं कि इन वाटर को हाई प्रेशर पर रखते हैं, ताकि ये हो कि वो फिर आपके पास लिक्विड स्टेट के अंदर ही रहे, वो स्टीम में कन्वर्ट ना हो रिएक्टर के अंदर। ठीक है, सही। अच्छा, टू ऑपरेट एट मॉडरेट टेम्परेचर, यानी इनको हाई प्रेशराइज किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑपरेट एट मॉडरेट टेम्परेचर्स। मॉडरेट टेम्परेचर की बात करी जा रही है, मतलब होता कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम मॉडरेट समझ रहे होते हैं। मिसाल दी गई है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लेट्स सपोज
100 डिग्री या 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बॉयल ना हो। द मेन डिसएडवांटेज क्या है? मेन डिसएडवांटेज यह है कि चले ये तो बात मान ली, लेकिन वाटर के अंदर एक प्रॉपर्टी ये भी तो है कि न्यूट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शनल जो वो है क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जो है इसकी ऑर्डिनरी वाटर की वो बहुत ज्यादा है, हाई है। इसलिए मैंने आपको शायद अभी थोड़ी देर पहले बताया हो कि हम ऑर्डिनरी वाटर केस में यूरेनियम इनरिचमेंट यूज करते हैं। अब मेरे ख्याल में इनरिचमेंट का मतलब को समझ आ गया होगा कि हम इसको क्या करते हैं, यूरेनियम को इसमें इसकी कंसंट्रेशन जो फिसाइल की होती है उसको 2 to 3% बढ़ा देते हैं। सही है, ताकि अगर न्यूट्रॉन्स आपके एब्जॉर्ब भी हो रहे हो तो इतने एब्जॉर्ब ना हो कि पूरा चेन रिएक्शन ही खत्म हो जाए। ठीक है, यानी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन यूरेनियम की इनरिच कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सही है, तो कि चेन रिएक्शन तो आपका एक न्यूट्रॉन पे ही हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन ही काफी है आपके पास चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पर प्रेशर वाटर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो रिएक्टर हैं जो आपके पास ऑर्डिनरी वाटर पे काम करते हैं, यानी लाइट रिएक्टर की बेसिकली ये समझ लें टाइप्स हैं। जो लाइट वाटर रिएक्टर है इनकी ये टाइप्स हैं, क्या है। अच्छा, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इस पे आया हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मजीद सब टाइप्स निकल गई हैं जो कि प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की फॉर्म में और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की फॉर्म में। अब ये पढ़ लीजिएगा, रिएक्टर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान में कौन कौन से, ये तो सेल्फ स्टडी है मेरे ख्याल में, ज़्यादा अच्छा आप पढ़ सकेंगे, ये पढ़ लीजिए, पेपर में आ सकता है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स यूज होती हैं, कितने मेगावाट में जनरेशन हो रही है, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, कमर्शियल के लिए कब अवेलेबल हुए, सही है, ये और कब क्लोज हो गए, सही है, ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा लाजमी। अच्छा, ये कुछ टाइप्स लिखी हुई है, हमारी जो पढ़ने वाली टाइप्स ये पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हमारी पढ़ने वाली टाइप अभी कौन सी है, ये, उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, देन हम पढ़ेंगे कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम यानी कैन टू पावर रिएक्टर, सॉरी पावर रिएक्टर, मैंने वाटर बोल दिया गलती से, सही है। तो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की हम बात कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन यूज होने वाला रिएक्टर है, इसमें हम वही ऑर्डिनरी वाटर एज अ कूलेंट यूज करते हैं, और ये आपके हेट्रोजीनियस टाइप में ही आएगा, ये होमोजीनियस टाइप में नहीं आएगा, क्योंकि जहां हमने कूलेंट की बात कर दी है, कूलेंट की टाइप की बात कर दी है, तो वहां आपके पास जो कूलेंट होगा, यानी जो फ्यूल रॉड्स आपकी यूज हो रही होंगी, जो फ्यूल यूज हो रहा होगा वो सॉलिड फॉर्म में यूज हो रहा होगा। सही है, ये मैंने बता दिया है। वाटर में हम क्या करते हैं, ताकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, चूंकि यानी क्रॉस सेक्शनल एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है वाटर में, तो हम क्या करते हैं, फ्यूल के इनरिचमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्टर द कोर कूलेंट जो बता दिया एट हाई प्रेशर रखा है, अबव 2 इसका वो भी था ना 2250 psi, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच हम प्रेशर रखते हैं। एक और जगह भी देखा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मेरे ख्याल में वो आगे आएगा, फिलहाल अब इसको छोड़ देते हैं। ये प्रेशर के, इस प्रेशर तक उस वाटर को, उस कूलेंट को रखा जाता है। इस प्रेशर पे वो वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी बॉयल नहीं होगा। देन क्या होता है कि आपके पास सेकंड, अच्छा यहाँ पर ना एक वर्ड यूज हो रहा होगा आपके पास, सेकेंडरी वाटर लूप। देखें, अब यहाँ से समझते हैं प्रेशराइज वाटर रिएक्टर को डिटेल में, मैं बता देता हूँ। अभी मेरे ख्याल में डायरेक्ट स्कीमेटिक में आ जाता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, अब ये देख लें, इसके होते हैं 2 सर्किट, और से समझेगा। 2 सर्किट में होता है, सबसे पहले कॉन्क्रीट वॉल्स में आपके पास होता है पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें आपके पास सॉलिड फॉर्म में मेटलिक रॉड्स होती हैं, फ्यूल रॉड्स होती हैं, जो कि फ्यूल बंडल्स की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर जो आपके पास कूलेंट यूज किया जाता है, हम यहाँ पर प्रेशर वाटर रिएक्टर में जो कूलेंट यूज करते हैं वो वाटर H2O यूज करते हैं। अब होता है क्या है कि जैसे न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट होती है, न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं जब फिशाइल मटेरियल के साथ, न्यूक्लियस ऑफ फिशाइल एटम के साथ, तो आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है और आपकी हीट रिलीज होना शुरू होती है। वाटर बॉयल नहीं होता, वाटर हाई प्रेशर पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है वाटर, हॉट कूलेंट। अब देखें, यहाँ पर कूलेंट बोलूँ या वाटर बोलूँ एक ही बात है, मैं कूलेंट नहीं बोलूंगा या वाटर बोलूंगा, वैसे टेक्निकल टर्म कूलेंट है, लेकिन समझाने के लिए कूलेंट हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया। अच्छा,
अब होता है कि अच्छा यहाँ पर थर्मल शेडिंग वगैरह की जाती है ताकि वही रेडियो एक्टिव प्रोडक्शन है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाहर ना जाए, कॉन्क्रीट वॉल भी प्रोवाइड कर दी जाती है आपके यहाँ पर ना। अच्छा अब सुनेगा यहाँ पर डिटेल में, ये पूरा जो है ना, ये जो मेरा माउस का कर्सर है इसको देखिएगा, ये पूरा एक सर्किट होता है इस स्टीम जनरेटर तक, ये पूरा आपका एक सर्किट है और ये आपका सेकंड सर्किट है, डबल सर्किट होता है, यानी ये सेकंड दो सर्किट होते हैं इसके, ये दो लूप्स होते हैं। प्राइमरी लूप में क्या हुआ, वाटर आपका हीट हुआ, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होना शुरू हुई, वो वाटर फिर आपका जाता है स्टीम जनरेटर में। स्टीम जनरेटर को हम बोल सकते हैं हीट एक्सचेंजर। इस हीट एक्सचेंजर में बेसिकली आपके पास पहले से कूल वाटर मौजूद होता है, वो कूल वाटर आपके पास होता है, वो प्योर वाटर होता है आपके पास, जहन में रखिएगा प्योर वाटर होता है, उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता। लेकिन अभी जो कूलेंट से यानी एज अ वाटर कूलेंट आ रहा है यहाँ पर स्टीम जनरेटर में, ये वाटर आपका रेडियो एक्टिव होता है, इसमें हीट होती है। उस हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली जो स्टीम जनरेटर या हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो वाटर होता है, कूल वाटर जो पाइप्स में होता है, वो आपका उस हीट के थ्रू स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वही बॉयलर वाली कहानी शुरू हो जाती है, बॉयलर किया इकोनोमाइजर के थ्रू, बॉयलर में बॉयल होना शुरू हुआ, ठीक है। इसमें हमने पढ़े थे, बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी हमने इसमें, सही है। फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर्स हमने पढ़ी थी, सही है। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, कंबस्टन चैम्बर के अंदर ही वाटर ट्यूब्स मौजूद होती हैं, तो ओवरऑल जो थर्मल एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी फिलहाल मैं उस टाइप पे नहीं जा रहा। स्टीम जनरेटर में हीट एक्सचेंजर होता है, वहाँ पर पहले से ही आपके पास क्या होता है, वाटर ट्यूब्स में प्योर वाटर मौजूद होता है। यहाँ से जो कूलेंट आ रहा है ये भी वाटर है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, यहाँ जाता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पाइप्स होती हैं, वाटर की पाइप्स होती हैं, वो हीट होना शुरू होती हैं और उस प्योर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती हैं, और फिर वो स्टीम के थ्रू क्या होती हैं कि आपके पास जाती हैं टरबाइन में, टरबाइन के ब्लेड्स को वो हिट करती हैं। यहाँ पर स्टीम का प्रेशर आपका कम होता है, फिर वो कूलिंग टावर में जाते हुए यानी समझिए कंडेंसर में जाते हैं, कूल होता है आपका वाटर, कंडेंसर से होता हुआ दोबारा से फीड पंप के थ्रू स्टीम जनरेटर में जाता है, हीट एक्सचेंजर में जाता है, उस हीट एक्सचेंजर के थ्रू दोबारा से कूलेंट पंप के थ्रू रिएक्टर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर मुझे कौन वीडियो पॉज करके मुझे बताएगा कि कौन कौन से स्टेजेस यहाँ पर इन्वॉल्व थे इस सेकंड सर्किट में। अब मैं रिकॉल करूंगा यहाँ से, इस डायग्राम से, इसको समझेगा जरा गौर से। ये बहुत अच्छी डायग्राम होगी। फ्यूल रोड्स आई आपके पास, कंट्रोल रोड्स कहते हैं, फ्यूल रोड्स हो गई रिएक्टर कोर में आई, ये फिक्स रोड आ गई। ये कंट्रोल रोड बेसिकली ये समझ लें, कंट्रोल रोड हम लगाते हैं एज अ मॉडरेटर टू कंट्रोल द न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्प्शन, ये कितने न्यूट्रॉन्स आपके एब्जॉर्ब होंगे, बेसिकली ये काम यहाँ पर हो रहा होता है, सही है। अच्छा अब समझेगा यहाँ पर गौर से ना। अब क्या हुआ, आपके पास क्या होता है, हॉट वाटर आ रहा होता है, हीट एक्सचेंजर में गया, वहां पहले से ही कूलेंट आप जो आपके पास इसके जो पाइप्स होते हैं, ये पाइप्स बने हुए हैं, इनमें पहले से आपके पास क्या होता है, प्योर वाटर होता है, कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर होता है। लेकिन जैसे ये हॉट गैसेस जाती है हीट एक्सचेंजर में, मैंने आपको बताया था, मेरा एक पॉइंट पकड़ के रखिएगा, मैंने बताया था कि पिक करके रखिएगा, मैंने बताया था कि हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर। फ्लूइड क्या है, एक फ्लूइड से हीट ट्रांसफर करता है दूसरे फ्लूइड में, दैट इज कोल्ड वाटर, जैसे कि वाटर कूल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इससे आने वाली हीट, ये रेडियो एक्टिव आपका वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, इससे जो हीट निकलती है उस हीट की थ्रू इस कोल्ड वाटर को क्या करता है, वो बॉयल करता है और इंश्योर करता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्सचेंज नहीं हो, ठीक है, विदाउट एक्सचेंजिंग एनी प्रॉपर्टी, एनी एलिमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर, सही है। तो हीट एक्सचेंज में क्या होगा, सिर्फ हीट ही ट्रांसमिट होगी, आपके पास इसकी रेडियो एक्टिविटी ट्रांसमिट नहीं होगी। तो ये क्या होता है, ये स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर ये आपके पास यहाँ पर क्या था, आपके पास स्टीम से वो टरबाइन में जाता है, टरबाइन से कंडेंसर, अच्छा टरबाइन से अब, अच्छा मुझे कौन कौन प्रोसेस रिकॉयल करवाएगा रैंकाइन साइकिल के। सबसे पहले क्या होता है, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसमें क्या होता है कि कांस्टेंट एंट्रोपी पे हाई प्रेशर पे स्टीम को ट्रांसमिट किया जाता है, किसमें, बॉयलर में। बॉयलर में आ गई हाई प्रेशर पे होती है स्टीम आपकी बॉयलर में, यानी आपके पास हाई प्रेशर पे ये रेडियो एक्टिव वाटर कहाँ गया, यहाँ गया। मैंने आपको शुरू में बताया था सेम थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर, आपके वही फॉलो कर रहे हैं। हाई प्रेशर पे आपके पास ये समझ लें बॉयलर कहते हैं इसका, बॉयलर कह सकते हैं, यही स्टीम जनरेटर कहते हैं, हीट एक्सचेंजर कहते हैं, इसमें बॉयल ही हो रहा है आपके पास वाटर। हाई प्रेशर पे गया, सही है, बॉयलर में गया,
हाई प्रेशर में। अब कॉन्स्ट एंट्रोपी चेंज नहीं होती जब आपने पंप किया, इसके थ्रू पंप किया आपने वाटर को इसके अंदर हीट एक्सचेंजर के थ्रू। अब क्या होगा, कोल्ड वाटर आपका बॉयल होना शुरू होगा किस प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे आपके पास क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है उस वाटर को कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे बॉयल करने के बाद स्टीम जब जनरेट होती है तो स्टीम को एक्सपेंड किया जाता है, इसको हम बोलते हैं, अच्छा कांस्टेंट प्रेशर में जब बात करते हैं इसको नाम क्या होता है, आइसोबैरिक। ठीक है, हीट एडिशन, हीट ऐड होती है उस वाटर के अंदर। ये कोल्ड वाटर आपका हीट होना शुरू होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है आपके पास, एडियाबैटिक, क्या होता है आपके पास, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के टरबाइन पे जाके वो स्टीम एक्सपेंड होती है, लो प्रेशर पे आती है और जो टरबाइन होता है उसके ब्लेड को रन करवाती है, फिर वो रोटेटरी एनर्जी आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल पावर आप रिसीव करते हो। सही बात कर रहा हूँ बिल्कुल, कोई मसले वाली बात तो नहीं है, कोई मसला कुछ समझ नहीं आया तो आप यहाँ से इसको समझ लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपके पास हॉट वाटर गया स्टीम एक्सचेंजर में, यहाँ पर पहले से वाटर मौजूद था, वो आपका बॉयल होना शुरू हुआ, प्योर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर आपका प्रेशर कम हुआ, एंट्रोपी सेम है भी, लेकिन यहाँ पर कंडेंसर में क्या होगा, एंट्रोपी चेंज होगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। दोबारा जब कंडेंसर में जाता है तो कंडेंसर से दोबारा क्या किया जाता है, पंप कर दिया जाता है वाटर को स्टीम जनरेटर में, और स्टीम जनरेटर से पंप होकर दोबारा वो रिएक्टर में चला जाता है। आई होप इट वुड बी क्लियर, सही, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मैंने बहुत डिटेल में बता दिया और मैंने थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर भी कर दिया, तो बहुत चीजें आपको समझ आ गई होंगी। दे कंटेन द न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम, दे आर सराउंडेड बाय द मॉडरेटर। सही है, यूरेनियम फ्यूल होते हैं सराउंडेड बाय द मॉडरेटर, यानी मिक्सिंग की बात नहीं, लम्प की बात, सराउंड हुआ हुआ है, इमर्ज हुआ हुआ है, इसका मतलब हेट्रोजेनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में फ्यूल रॉड्स होती हैं, दे कंटेन फ्यूल रॉड्स इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम 235, दे आर सराउंडेड बाय द मॉडरेटर। वाटर और ग्रेफाइट यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर की बात, टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन स्पीड। ठीक है, द कंट्रोल रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल बाय द मूव इन, कंट्रोल मूव इन कर देंगे तो आपके पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, और ऑल आर मूव इन, मूव आउट कर देंगे कंट्रोल लोड्स को, तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो हम मूव ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा आपके पास, यानी यहाँ पे लोगों ने पढ़ा होगा फीडबैक में, पढ़ा होगा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में के की वैल्यू पढ़ी थी। के में क्या करते हैं, के की वैल्यू के थ्रू हम गेन क्या करते हैं, गेन हम कंट्रोल कर रहे होते हैं बेसिकली, गेन के थ्रू हम आउटपुट कंट्रोल कर रहे होते हैं, बेसिकली स्पीड कंट्रोल कर रहे होते हैं। मोटर की स्पीड कंट्रोल की थी ना हमने, प्रोजेक्ट किया था एफसीएस में, तो इसी तरह यहाँ पर न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल किया जाता है थ्रू द वैल्यू ऑफ के। वो बता रहा होता है रेशियो होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स अभी कितने थे और पहले कितने थे, एक रेशियो सेट करते हैं, जब डिमांड बढ़ जाती है तो हम के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। पूरा मूव इन कर देंगे कंट्रोल लोड को, सारे न्यूट्रॉन्स ऑब्जर्व हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएगा। पार्शियल मूव इन करेंगे, डिमांड कम हुई, पार्शियल मूव इन किया, न्यूट्रॉन ऑब्जर्व हुए, आपके पास टरबाइन की स्पीड कम हो गई। पूरा कर देंगे तो शट डाउन हो जाएगा, मूव आउट कर देंगे टरबाइन की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये मेड अप ऑफ बोरॉन कैडमियम दैट कैन ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स, ये बोरॉन के बने होते हैं, कैडमियम के बने होते हैं, ताकि कंट्रोल लोड्स आपकी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, अच्छा ये तो बता दिया ना, टू सेपरेट वाटर सिस्टम होता है, 2 सर्किट होते हैं, मैंने दोनों सर्किट आपको डिटेल में बता दिए, ये डिटेल में लिखा है, ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा, द एनर्जी, अब ये वही चीज लिखी हुई है डबल सर्किट में, द एनर्जी रिलीज इन द फिजन इन द रिएक्टर, the energy released due to the process of fission is basic the energy or heat release. Basically this heat is used in a heat exchanger to convert the pure water or water to the steam. ये लिखा हुआ, heat up the water around the reactor. तो वाटर हम रिएक्टर में भेजते हैं H2O, तो हीट जो आती है वो उस वाटर को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, लेकिन बॉयल नहीं करने देती। सही, यानी जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक किए, यूरेनियम फ्यूल हमने भेजा, तो एनर्जी रिलीज हुई, बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी के थ्रू क्या होता है, उस हीट के थ्रू क्या होता है, आपका वाटर हीट होता है। हीट की बात हो रही है, बॉयल की बात नहीं हो रही है। कभी कुछ लोग बॉयल लिख देते हैं, बॉयल क्यों हुआ, बॉयल जब होगा जब हीट एक्सचेंजर में जो प्योर वाटर मौजूद है, वो जब उस हीट एक्सचेंजर के थ्रू जब वो हीट मिलेगी उस वाटर को पाइप्स के थ्रू, तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा फिर। ठीक है, सही,
द वाटर इन द सेकेंडरी लूप इज बॉइलिंग इनटू स्टीम। जब वाटर जो आपके अच्छा वाटर जो सेकेंडरी लूप में वो अलग वाटर है, वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। सही है, ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये मैं देख रहा था, द हीट जनरेटेड इन द रिएक्टर इज कैरिड अवे। जो हीट रिएक्टर के अंदर बन रही है वो कौन लेके जाएगा हीट एक्सचेंजर में, वो वाटर लेके जाएगा। वाटर हीट हो चुका होगा, वो कैरिड हुई होगी बाय द कूलेंट। वाटर इस केस में यूज हो रहा है, हैवी वाटर इस केस में यूज नहीं होता, लिखा हुआ है सर्कुलेटेड थ्रू दी कोर, यानी रिएक्टर कोर में जो वाटर आपका सर्कुलेट हो रहा होता है वो कहाँ जाता है, आपका हीट एक्सचेंज में जाता है, फिर हीट एक्सचेंज में आपकी हीट ट्रांसमिट होती है। द प्रेशर ऑफ द पर्पस ऑफ द प्रेशर इक्वलाइजर इज टू मेंटेन। हाँ, प्रेशर इक्वलाइजर यूज मैंने बताया था 14, मैं कुछ याद कर रहा था लेकिन मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, अब याद आ गया। 14 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे रखा जाता है प्रेशर आपका कांस्टेंट रिएक्टर के अंदर, ताकि क्यों क्या वजह है, इसलिए ताकि आपके पास वो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो। तब देखिए यहाँ पर ना सर्किट दो अलग अलग है, स्टीम का सर्किट अलग है और जो आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो सर्किट है वो अलग है। जो टरबाइन का सर्किट है ना वो आपका टोटली डिफरेंट है, वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू आगे कनेक्ट हुआ हुआ है। ये दोनों सर्किट सेपरेट, दो लूप्स हैं यहाँ पर। सही। अच्छा, द पर्पस ऑफ द कूलेंट पंप टू पंप द कूलेंट वाटर, जो कूलेंट पंप लगे होते हैं यहाँ पर हमने देखे थे, ये रहा, जो दोबारा से जो वाटर आपके पास आ रहा होगा उसको रिएक्टर में भेजने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से जो वाटर आपका यूज हो गया, उसकी हीट रिलीज हो गई, तो अब वाटर आपको आ रहा है तो उसको दोबारा रेडियोएक्टिव बनाना है, उसमें उसकी हीट को ट्रांसमिट करवाना है। बेसिकली जो हीट रिलीज होगी वो किसके थ्रू कैरी हो रही होगी, कूलेंट के थ्रू कैरी होगी, तो दोबारा कूलेंट भेजते हैं, यानी सब चीजें यहाँ पर रीयूज हो रही होती हैं, मतलब ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है। सही, ये बात समझ आ गई। अच्छा, द पर्पस ऑफ द कूलेंट इज टू पंप द कूलेंट वाटर अंडर द प्रेशर इनटू द रिएक्टर कोर। ठीक है, रिएक्टर वही कूलेंट वाटर को दोबारा से पंप करने के लिए रिएक्टर कोर में हम यूज करते हैं। अच्छा, हीट एक्सचेंजर वेयर द हीट फ्रॉम द कूलेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू द वाटर। जो स्टीम जनरेटर होता है हीट एक्सचेंजर से क्या होगा, हीट जो कूलेंट से आ रही है इज ट्रांसफर्ड इनटू द वाटर दैट सर्कुलेट थ्रू द स्टीम जनरेटर। जो हीट आपको मिली है, कूलेंट क्या, वाटर में जो हीट आई है थ्रू दी फ्यूजन रिएक्शन, वो आपकी किसमें ट्रांसमिट होगी, कहाँ ट्रांसफर होगी, उस वाटर के अंदर जो कि कहाँ पर मौजूद है, उस हीट एक्सचेंजर के मौजूद। ठीक है, यानी इस हीट एक्सचेंजर में जो वाटर आपका सर्कुलेट हुआ है इसमें हीट आपकी ट्रांसफर होगी थ्रू दी कूलेंट। ठीक है, सही है, और हीट कहाँ से आई, फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू आई है। सही है। अच्छा, as water passes through the steam generator get converted into steam by steam में कन्वर्ट, पूरा मैंने बता दिया। टरबाइन होता है, टर्बाइन ब्लेड आपके रोटेट होना शुरू होते हैं, आगे शाफ्ट हम कंप्लीट कर देते हैं, आपके पास मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और दोबारा से वो कंडेंस होता है, आपका वाटर जो होता है, स्टीम जो होता है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर दोबारा पंप किया जाता है स्टीम जनरेटर में, स्टीम जनरेटर से दोबारा आपके पास वो जा रहा होता है कहाँ पर, रिएक्टर में। ठीक है, ये हमने जो देखा था। ठीक है, वाटर जो होता है ये कूल होने के बाद दोबारा से यहाँ जाता है, दोबारा यहाँ पर हीट होता है वाटर, किसके थ्रू, फ्यूजन रिएक्शन की हीट के थ्रू। सही है। अच्छा, ये सब हमने देख लिया। ये कंडेंसर ट्यूब्स लगी होती हैं, पंप बैक द कंडेंस वाटर इनटू द स्टीम जनरेटर, एडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहले तो एडवांटेज ये है कि कॉस्ट एफिशिएंट होता है ये, तो कि क्यों, असल में नहीं कॉस्ट एफिशिएंट इस केस में, सॉरी, इसमें जो वाटर यूज होता है वो तो रेडिली अवेलेबल होता है, तो कूलेंट जो मॉडरेटर हम रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं वाटर यूज कर रहे हैं। सही है। दूसरा ये कि एनरिच्ड यूरेनियम यूज होता है, तो इसका मतलब कि फ्यूल लॉट्स के साइज कम हो जाते हैं, कम रिक्वायर होती हैं, और वो मटेरियल का साइज बहुत कम हो जाता है। सही है, कम कंट्रोल लॉट्स आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, और ये लिखा हुआ है दिस रिएक्टर अलाउज टू रिड्यूस द फ्यूल कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, एक्सट्रैक्टिंग मोर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल, एंड एज इट इज आइडियली सुटेड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल डिजाइन फॉर हायर बर्न्स अप। क्योंकि हायर बर्न्स अप के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आपके पास जो हीट आ रही होती है रिएक्टर के थ्रू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है,
जिसके थ्रू क्या होता है कि ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है रिएक्टर की। ठीक है, तो कि अब थर्मल क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट हो रही होती है, सही है, वो आपकी ज्यादा होती है, यानी मोर एनर्जी पर यूनिट आपकी फ्यूल से एक्सट्रैक्ट हो रही होती है, फ्यूल आपका प्रॉपरली यूज हो रहा होता है, सही है, तो फ्यूल की कॉस्ट कम हो जाती है आपके पास। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि सेकेंडरी सर्किट जो है, अब प्राइमरी सर्किट की बात हो रही थी कि वहां पर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है फ्यूल की, जो फ्यूल की यूटिलाइजेशन है पर यूनिट पे, एक्सट्रैक्शन जो है, एनर्जी की एक्सट्रैक्शन जो है पर यूनिट फ्यूल पे, यानी पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल पे जो एनर्जी एक्सट्रैक्शन है वो प्राइमरी सर्किट में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें जब वो हीट ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होने के बाद हीट कुछ लॉस भी हो जाती है, तो इसका मतलब जो स्टीम हमें मिलती है टरबाइन के लिए वो फिर आपकी एफिशिएंट नहीं रहती, क्योंकि सर्किट दो हैं, एक सर्किट नहीं है, सर्किट दो हैं, सर्किट चेंज होने की वजह से हीट लॉस आना शुरू होते हैं। तो कैपिटल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, और सेकेंडरी सर्किट की बात हो रही है, प्राइमरी सर्किट में थर्मल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपके पास फ्यूल जो बर्न हो रहा होता है ना, सही है, फ्यूल आपका यानी जो फ्यूल आपका यूज हो रहा होता है, सही है, पर यूनिट, वो उसमें से बहुत ज्यादा एट ए टाइम एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही होती है, क्योंकि हाई प्रेशर पे आपके पास जो हीट बनती है रिएक्टर में बहुत ज्यादा होती है, सही है। लेकिन सेकेंडरी सर्किट में जो जाती है तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये कि फ्यूल रॉड यूज होती है, तो फ्यूल रॉड जो कि रेडियो एक्टिव जब एलिमेंट से यानी रेडिएशन से जब वो एक्सपोजर में रहती हैं तो उनकी लाइफ कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक को अगर मैं धूप में रख दूं तो जाहिर सी बात है प्लास्टिक एक टाइम आएगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, डिके होना शुरू हो जाएगी, सही, प्लास्टिक खराब होना शुरू हो जाएगा, ये मसला होता है। मिसाल दे रहा हूँ, कोरिजन हाई वाटर, देखिए हैवी वाटर आप यूज करने रहे, नॉर्मल वाटर यूज करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे जाता है, तो जाहिर सी बात है सराउंडिंग के जो पार्ट्स होते हैं रिएक्टर के उसको खराब करना शुरू कर देता है, कोरिजन पैदा कर दे, रस्टिंग प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, सही है। तो ये कुछ एडवांटेज है, बाकी आप डिसएडवांटेज है आप देख लेगा, सही। अच्छा, प्राइमरी कूलिंग सिस्टम इन विच द टरबाइन स्टीम इज जनरेटेड इन द रिएक्टर कोर डायरेक्ट। हाँ, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में बस मैं ये कहूंगा, और ये आपको समझ आया, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट नहीं होता, एक ही सर्किट होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूजन रिएक्शन हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, जो वाटर आपने मॉडरेटर के तौर पे रखा है वही वाटर आपका क्या होता है स्टीम में कन्वर्ट होना रिएक्टर कोर के अंदर ही शुरू हो जाता है, यानी वही स्टीम आपकी रिएक्टर कोर के अंदर ही बन रही होती है, सेपरेटली कोई भी सर्किट प्रोवाइड नहीं किया जाता टरबाइन के लिए। तो अब मुझे कौन बताएगा चीज़ कि एडवांटेज क्या होगा, इसका जो डिसएडवांटेज था वो इसके एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसके जो थर्मल एफिशिएंसी है टरबाइन की केस में, जो स्टीम की जो एफिशिएंसी, जो स्टीम मिल रही होगी हमें, वो सुपर हीटेड स्टीम होगी, क्योंकि रिएक्टर कोर के अंदर इतनी हीट होती है, जो स्टीम बनेगी वो भी बहुत ज्यादा क्या होगी, हाई क्वालिटी स्टीम होगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, उस वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद हैं होते हैं रिएक्टर कोर के अंदर, तो इसके अंदर जो स्टीम में कन्वर्जन होगी वो भी रेडियो एक्टिव होगी। तो एक प्रॉब्लम ये रहता है कि टरबाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी डाउन होना शुरू होती है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी वो ब्लेड भी फिर क्या हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। ऑल तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा रेडियो एक्टिव शील्ड यूज की जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परसेंटेज तो होती है। ये मैंने बगैर देखी आपको बता दी एक डिसएडवांटेज। अच्छा, दिस सिस्टम इज सम विद लेस कॉम्प्लिकेटेड, यानी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती सर्किट्स की, क्योंकि एक ही सर्किट आपका यूज हो रहा होता है, एंड बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर द लार्ज एंड एक्सपेंसिव सेकेंडरी सर्किट स्टीम जनरेटर। सेकेंडरी सर्किट स्टीम जनरेटर्स में यूज नहीं होते, स्टीम इज जनरेटेड डायरेक्टली और इटसेल्फ in the reactor. In this type the control rod is inserted from the bottom, ये लिखा हुआ कंट्रोल रॉड हम बॉटम से इंसर्ट करते हैं, ये कॉन्क्रीट वॉल है, इसके अंदर स्टीम बनती है और स्टीम प्रेशर वेसल के थ्रू आगे हम जनरेशन प्लांट में भेज देते हैं, सही है। द वाटर सर्कुलेट थ्रू द रिएक्टर वेयर इट कन्वर्ट इनटू वाटर स्टीम मिक्सर, भाई वाटर आपका सर्कुलेट हुआ रिएक्टर के अंदर ही, वेयर इट कन्वर्टेड इनटू द स्टीम कलेक्टेड अबव द स्टीम सेपरेट, यहाँ से स्टीम आपकी कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। आगे वो एक्सपेंड होती है, भाई प्रेशर कम होता है उसका, वो एक्सपेंड होती है, टरबाइन को हिट करती है, वो अलग बात है। अच्छा, एक्सपेंडेड स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम टरबाइन इज कंडेंस्ड एंड पंप बैक एज फीड वाटर बाय द फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप यूज किए जाते हैं, फीड वाटर पंप के थ्रू दोबारा इनको रिएक्टर की कोर के अंदर भेज दिया जाता है, सही है।
Also, the downcoming recirculation water from the steam separation is fed back. वही चीज लिखी हुई है आगे कि आपके पास यहाँ पर एक पंप होता है, इस पंप के थ्रू जो आपके पास वाटर से जो स्टीम से दोबारा जब वाटर में, यानी वाटर जब आपका स्टीम आपकी कंडेंस हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट होती है, दोबारा से रिएक्टर को में भेज दी जाती है। ये चीज दोबारा लिखी हुई है, यानी रिसर्कुलेशन हो रही होती है आपके पास। एडवांटेज क्या होंगे? एडवांटेज ये है कि ओवरऑल बैटरी टेम्परेचर रिमेन्स लो फॉर द गिवन आउटपुट कंडीशन। ठीक है, द साइकिल ऑफ द BWR इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, जो सेकेंडरी सर्किट की जो साइकिल थी, थर्मल साइकिल थी, वो बहुत ज्यादा, उसकी जो एफिशिएंसी थी, थर्मल एफिशिएंसी कम थी। इसकी साइकिल ज्यादा क्या है, एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिएक्टर कोर के अंदर ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, कोई एनर्जी लॉस है ही नहीं, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही ना, हीट एक्सचेंजर होता ही नहीं है इसके अंदर हीट एक्सचेंजर है ही नहीं। ऑपरेट्स एट लोअर न्यूक्लियर फ्यूल, इसमें न्यूक्लियर फ्यूल ओवरऑल कम रिक्वायर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉसिबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन इन द टर्बाइन मैकेनिज्म। देखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट टर्बाइन के अंदर आना शुरू होता है, क्योंकि जो स्टीम जो प्रोड्यूस हुई वो भी आपकी रेडियो एक्टिव होगी। इससे डिसएडवांटेज क्या होता है कि टर्बाइन के ब्लीड्स में वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। मोर एलोबरेट सेफ्टी प्रिकॉशन नीडेड, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी रिक्वायर होती है। ठीक है, और दूसरा ये कि जो बॉइलिंग एफिशिएंसी है ना, वो भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। यानी अगर हम देखें ना, पावर डेंसिटी जो होती है, यानी कितनी आपकी पावर एक्सट्रैक्ट हुई जब आपकी उस स्टीम के थ्रू, ठीक है, यानी हाउ मच पावर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टीम, तो पर यानी आपका कितने जो फ्यूल रॉड्स जो लगी हुई थी उनसे कितनी पावर आपने एक्सट्रैक्ट की, यानी हाउ मच पावर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूल मासेस, यानी फ्यूल रॉड्स कहते हैं, कैन बी, यहाँ लिखा हुआ है वो आपकी, उसकी वजह समझ लेंगे, उसकी एफिशिएंसी 3 to 5% होती है। ठीक है, यानी बॉइलिंग लिमिट जो है ना इसकी टोटल पावर के लिए, टोटल पावर आउटपुट के लिए, वो 3 to 5% है, बहुत कम है। बाय मास कैन बी कन्वर्टेड टू स्टीम पर मास। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये समझ लें कि जो पावर एफिशिएंसी है ना, उस फ्यूल रॉड के थ्रू जो आपके पास वो फ्यूल रॉड, आपके फ्यूल बंडल्स जो हीट रिलीज कर रहे हैं और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, और उससे टर्बाइन हीट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपके पास आ रहा है, तो वो आपके पास उस बॉइलिंग लिमिट के हिसाब से 3 to 5% होता है। सही है, ये इसकी डेफिनेशन है। हैवी वाटर इज यूज्ड टू अच्छा, अब कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें हैवी वाटर यूज करते हैं, बस में ये है कि हैवी वाटर यूज करते हैं। हैवी वाटर का फायदा क्या होता है कि इसमें आपको फिर ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती। यानी ये समझ लें, हैवी वाटर में हमें यूरेनियम एनरिचमेंट करनी होती है, इसमें हमें यूरेनियम एनरिचमेंट की जरूरत नहीं होती, इसमें हम नेचुरल यूरेनियम भी यूज कर सकते हैं। सही है, क्योंकि इसमें जो इसकी क्रॉस सेक्शन, जो यूरेनियम की जो न्यूट्रॉन्स की जो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शनल जो है ना इसका DTO का, वो बहुत ज्यादा कम है। सही है, तो इसको आप नेचुरल यूरेनियम में भी काम करवा, यानी ये होता था बहुत कॉस्टली है, लेकिन इसके लिए फिर आपको यूरेनियम की कंसेंट्रेशन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको नॉर्मल नेचुरल यूरेनियम पर भी यूज कर सकते हैं, ये आपको सही इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करके देगा। मेरी बात समझ आ रही? बाकी इसमें हॉरिजॉन्टल वे में आपके पास लगी होती हैं फ्यूल रॉड्स, बाकी तो चीजें सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। ऑर्डिनरी वाटर हैज हाई इनफ एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। देखिए, मैंने वही बताया था, वाटर ऑर्डिनरी वाटर होता है, इसके जो क्रॉस सेक्शनल एब्जॉर्प्शन जो उसकी होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले, तभी हमें क्या करना है 2 to 5% कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है आपके पास कि इसका जो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है बहुत कम होता है, लिखा होगा। एंड इट कैन बी easily be used for easily be used with natural uranium thermal reactor। यानी हम इसको नेचुरल यूरेनियम जिसमें 0.72% आपके पास फिसाइल होता है और 99.28% फर्टाइल होता है, उसके साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में जब हम ऑर्डिनरी वाटर यूज करते हैं तो वहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर फिसाइल की क्वांटिटी वैसी बहुत कम है, और अगर वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे वाटर के थ्रू तो फिर आपके पास चेन रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए हम बढ़ा देते हैं 2 to 5%, ताकि एब्जॉर्ब नहीं हो तब भी चेन रिएक्शन सस्टेन करने के लिए हमें बस न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हो। सही, अब ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, अब ये आगे देख लेगा। बाकी प्रोसीजर वही है, स्टीम कलेक्ट होती है, वही आपके पास पंप हो रही होती है, दोबारा रिएक्टर में जा रही होती है।
वही आपका वाटर हीट होता है, बाकी सब चीज़ें वही हैं। सही है। इसके अंदर भी आपको हीट एक्सचेंजर मौजूद होता है। हीट एक्सचेंजर में आपके वही वाटर सराउंड हुआ होता है, हीट यहाँ से आती है, एक्सचेंज होती है हीट यहाँ पर। वो हीट आपकी जो पाइप्स लगे होते हैं वाटर में मौजूद होता है, उस पाइप्स में जो वाटर होता है वो आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है, और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, वो आगे टरबाइन अगर आप कनेक्ट करते हैं टरबाइन के, उसकी रोटेशन एनर्जी को मैकेनिकल, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी स्टीम की, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और फिर आगे आपके पास अल्टरनेटर मौजूद होगा जो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। सही है। ये ज्यादातर यूज होते हैं, इसके कुछ एडवांटेज हैं, ये पढ़ लीजिएगा। सही है। हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर व्हिच हैज अ हायर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड लो फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंजम्पशन और बहुत कम होती है इसकी। हाँ, इसमें इनरिच फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी यूरेनियम को इनरिच करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। कॉस्ट ऑफ वेसल इज लेस एज इट कैन विथस्टैंड विद हाई प्रेशर। अच्छा, अब ये होता है इसका मेंटेनेंस, इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये होता है कि इनरिचमेंट की वजह से, यूरेनियम इनरिचमेंट की वजह से ओवरऑल साइज तो कम हो जाता है, लेकिन मसला ये होता है कि इसमें साइज बहुत बढ़ जाता है, इसमें मेंटेनेंस जो होती है ना, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, हाई स्टैंडर्ड मेंटेनेंस चाहिए होती है। द कॉस्ट ऑफ द हैवी वाटर इज वेरी हाई, एक लीकेज प्रॉब्लम होती है इसमें, और इसका साइज बहुत ज्यादा होता है। साइज ऑफ द रिएक्टर इज एक्सट्रीमली लार्ज एज पावर डेंसिटी एज पावर डेंसिटी इज लो एज कंपेयर विद PWR एंड BWR, यानी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। यानी इसकी जो पावर डेंसिटी जो होती है, एक तो बहुत ज्यादा लार्ज भी होते हैं, एज पावर डेंसिटी जो होती है जैसे उसमें 3 to 5% इसमें उससे भी कम होती है, इज लो एज कंपेयर विद PWR एंड BWR। सही है। ये कुछ इनकी टाइप्स पढ़ लीजिएगा, ये जो यूज होती हैं। सही है। जो यूज होने वाली पढ़ने वाली टाइप थी हमने पढ़ ली है। BWR कैंडू, कैनेडियन ड्यूटेरियम, क्या था इसका पूरा नाम सबको याद हो गया, कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर। सही। और आपके पास दूसरा होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ये इनकी लोकेशन कहाँ का लगानी चाहिए, जहाँ आपके पास सेफ्टी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, रेडियो एक्टिव जो वेस्ट हो उसके डिस्पोजल का पूरा अरेंजमेंट हो, वहाँ आप लगाना चाहिए। इसकी मजीद डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। सही है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही था। सही है। तो मेरे ख्याल में यहीं स्टॉप करते हैं। सही है। ये हमारा फिलहाल न्यूक्लियर रिएक्टर कंप्लीट हो गया। आने वाले लेक्चर में कुछ और डिटेल्स अगर होंगी तो जरूर देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।